नमस्कार मित्रों, क्लास 9 के इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर और हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। अर्थात हमारे देश की जनसंख्या वो संसाधन है। तो हमारे देश की जनसंख्या संसाधन कैसे हो सकती है, क्या ये अपने आप है या इसमें कुछ करना होगा तब हमारे देश की जनसंख्या संसाधन बनेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग जनसंख्या को आम लोगों के द्वारा एक बोझ के रूप में सुनते आए हैं कि हमारी जनसंख्या एक बोझ है, इस जनसंख्या से हमें बहुत ही दिक्कत होता है, अब सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी लाना चाहिए। ये सारी बातें हैं, मैं भी कहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक नई दृष्टि मिलेगी कि जनसंख्या केवल बोझ नहीं है, बल्कि जनसंख्या एक वरदान भी हो सकता है, जनसंख्या एक संसाधन भी हो सकता है। कुछ न कुछ तो जनसंख्या देश की रहनी ही चाहिए। अगर कुछ जनसंख्या नहीं रहेगी तो अगर देश अमीर भी हो जाएगा तो उस अमीरी का उपभोग कौन करेगा, उस संसाधन का उपभोग कौन करेगा। लेकिन जनसंख्या कब वरदान बन सकता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और जनसंख्या के दो पक्ष हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर जनसंख्या शिक्षित नहीं है, जनसंख्या स्वस्थ नहीं है, जनसंख्या अगर चरित्रवान नहीं है तो फिर वो जनसंख्या बोझ बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, अच्छा चरित्र देते हैं और उन सबको रोजगार मिल पाता है तो हमारे देश की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के लिए बोझ नहीं बल्कि उस देश के लिए वरदान साबित होगा। आपके चैप्टर की शुरुआत दो पड़ोसियों की कहानी से ली गई है और दो पड़ोसी हैं, उनका नाम है शकल और विलास। शकल और विलास दोनों ही बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो शकल जो है वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है अपनी गरीबी से लड़ते हुए किसी प्रकार, और आगे चल कर के वो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी कर लेता है। फिर उसे सॉफ्टवेयर वो डिजाइन कर लेता है जिसके की मांग मार्केट में हो जाती है और उसकी स्थिति सुधर जाती है, उसके घर की स्थिति सुधर जाती है, वह एक अच्छा जीवन जीने लगता है, जबकि बचपन में वह भी गरीबी में जिया होता है। जबकि विलास, जिसके माता पिता बीमार हैं, उनको बचपन में ही काम करना पड़ता है, वह अपनी परिस्थितियों से नहीं लड़ पाता है और शिक्षा को छोड़ देता है। तो अपने पिता माता की तरह ही वो एक साधारण काम करने लगता है, मजदूरी करने लगता है और फिर वह भी बीमार हो जाता है और गरीबी से पूरे उम्र वह छुटकारा नहीं पाता है। तो इन दो बच्चों की कहानी से, दो पड़ोसियों की कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर विलास को भी शिक्षा मिल गया रहता, विलास के माता पिता का इलाज हो गया रहता, विलास को भी अगर स्वास्थ्य सेवा जब उसकी स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो मिल गया रहता, तो विलास भी शकल की तरह एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाता जैसा कि शकल जी पा रहा है। तो ये शकल और विलास के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की कहानी बताई जा रही है कि अगर हम लोग अपने सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अच्छी शिक्षा दे पाने में सक्षम होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे पाने में सक्षम होते हैं, अगर उनको उचित रोजगार दे पाने में सक्षम होते हैं, तो ये हमारा जो जनसंख्या है वह बोझ नहीं बल्कि एक वरदान बन जाएगा। जापान जैसे देश जहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का घोर अभाव है, उल्टा वहाँ पर प्रत्येक साल प्राकृतिक विपदाएँ आती रहती हैं, भूकंप वहाँ की रोज़मर्रा की चीज़ है, वह देश आज दुनिया के विकसित देशों में एक है। उनकी जीडीपी भारत से अधिक है। तो इसका कारण है कि वो अपने मानव पूंजी पर निवेश करता है। अब एक शब्द आता है कि मानव पूंजी। मानव पूंजी अर्थात हमारे जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं, वो हमारी पूंजी है और वह पूंजी तभी हो सकता है जब हम उस पर निवेश करेंगे। किसी भी चीज़ पर निवेश करके ही पूंजी उसे बनाया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, 9 क्लास के बच्चों के लिए यह बिल्कुल नई बात है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग कोई चीज़ 100 रुपया खा पी लेते हैं तो वो उपभोग हो जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई 100 रुपया आगे दिन के कमाई के लिए उसे लगाते हैं किसी चीज़ पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, या फिर कोई ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जिसका दाम बाद में बढ़ सकता है, तो उसे निवेश करते हैं। तो मानव को पूंजी बनाने के लिए हमें निवेश करना जरूरी है और निवेश के लिए आवश्यक है कि शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च करें। अगर शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च नहीं किया जाएगा तो एक दुष्चक्र पैदा होगा, अर्थात गरीब जनसंख्या, गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे और उससे न केवल उनका नुकसान होगा
बल्कि देश और समाज का भी नुकसान होगा। और अगर हम इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं तो एक अच्छा साइकिल, एक अच्छा चक्र पैदा होगा और इस अच्छे चक्र से व्यक्ति के जीवन का सुधार तो होगा ही साथ समाज और देश का भी विकास होगा। तो हम लोग और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे देश में ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना रुपया खर्च किया है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हमारे देश में प्रगति आज़ादी के बाद से हुआ है, रोजगार के लिए क्या क्या कार्यक्रम हमारे देश में चलाए गए हैं। इन सारी चीज़ों को चलिए हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे टर्म को भी हम लोग पढ़ेंगे। उन सारे टर्मों की चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। हम लोग अपने आसपास लोगों को अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्थोपार्जन करने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हुए देखते हैं। जैसे कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग पशुपालन करते हैं, कुछ लोग दुकान चलाते हैं, कुछ लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वकील मुकदमा लड़ता है, ट्रक वाले ट्रक चलाते हैं, कोई रेल ड्राइवर है तो रेल चलाता है, कोई बीमा कंपनी वाले लोगों का बीमा करता है। इस प्रकार बहुत सारे कार्य हैं। तो अगर इन कार्यों को हम लोग बांटें 3 भाग में तो ये 3 भाग होंगे: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोगों को समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन आता है। अर्थात जहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, नेचुरल थिंग्स प्राप्त होते हैं, यहाँ पर लोग अपने परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा ही उत्पादन का कार्य करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल का निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपके दिमाग में ये रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और वानिकी, ये सारे कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यह प्राकृतिक चीज़ों का उत्पाद करते हैं जो उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अब चलिए समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग धंधे आते हैं जो कृषि, पशुपालन और वानिकी अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को लेकर के उसमें कुछ निर्माण कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसका रूप बदल देते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र से वो गेहूं लेकर के उसका आटा बना करके फिर बिस्किट बना देते हैं, तो उसका रूप चेंज हो गया। प्राथमिक क्षेत्र से वो कपास लेकर के कपड़े बना देते हैं। तो इस प्रकार वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं, है ना, और लोगों के यूज के लायक बना देते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को समझने का सीधा सा तरीका है कि जो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, जहाँ किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र का अर्थ हुआ सेवा का क्षेत्र, अर्थात वो किसी वस्तु का ना तो निर्माण करते हैं और ना ही उनके रूप में कोई परिवर्तन करते हैं, बल्कि दोनों क्षेत्रों की मदद करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करते हैं। जैसे एक बीमा कंपनी किसानों का भी बीमा करता है और उद्योगों का भी बीमा करता है, तो ये उनके बीच में एक उन्हें सहयोग प्रदान करता है। एक ट्रक ड्राइवर किसान से गेहूं लेकर के फैक्ट्री तक पहुंचाता है, फिर फैक्ट्री से बिस्किट तैयार होता है, उसे बाज़ार तक पहुंचाता है। तो ये ट्रक ड्राइवर क्या कर रहा है, वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की मदद कर रहा है, अर्थात सेवा कर रहा है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र माना गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आर्थिक क्रियाओं को और भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं क्या है? जिसमें व्यक्ति वेतन के लिए या लाभ के लिए काम करता है। जैसे कोई शिक्षक पैसे के लिए अगर स्कूल में पढ़ाता है तो वो है बाजार क्रियाएं। कोई किसान अगर सब्जी बेचने के लिए उगाता है तो वो बाजार क्रिया है। लेकिन अगर वह सब्जी को अपने घरेलू उपयोग के लिए, अनाज को अपने घरेलू उपयोग के लिए उपजाता है तो वो आर्थिक क्रिया तो है लेकिन गैर बाजार क्रिया है, क्योंकि वो अपने उपभोग के लिए सब्जी या अनाज को उगा रहा है। तो बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया यही है। फिर है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का अर्थ है कि वैसे क्षेत्र जहां मजदूरों का सेवा शर्त का कुछ नियम है, जहां मजदूरों को पेड लीव मिलता है, अर्थात अगर वो छुट्टी ले तो उसे वेतन
उनका ना कटे, उन्हें वेतन मिल जाए, उनको पर्याप्त छुट्टी मिले, उनको समय समय पर वेतन वृद्धि मिले, उनके काम करने का घंटा लिमिट हो, जैसे कि सरकारी नौकरियों और प्राइवेट कंपनी के लिमिटेड कंपनियों में काम करने वाले लोगों के साथ होता है। जबकि अगर हम बात करें असंगठित क्षेत्र का, तो वहाँ पर कोई भी सर्विस रूल्स नहीं होते हैं। वहाँ पर मालिक जो होता है, नियोक्ता जो होता है, वो अपने कर्मियों से मनमाना काम लेता है। जैसे आप दुकानों में, छोटे मोटे दुकानों में काम करने वाले लोगों को देखते होंगे कि उसके आने और जाने का कोई नियम नहीं होता है। उनका काम दुकान में सामान दिखाना होता है, लेकिन मालिक कभी कभी उनको अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए भी कह देता है, कभी होटल से चाय लाने के लिए भी कह देता है। तो ये असंगठित क्षेत्र है। फिर उन्हें छुट्टी लेने पर उनके वेतन भी काट देता है, गुस्सा चढ़ने पर उन्हें नौकरी से निकाल भी देता है। तो इस प्रकार काम करने वाले लोगों को असंगठित क्षेत्र में रखते हैं। तो यह है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जनसंख्या की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा, कि अगर हम लोग को अपनी जनसंख्या को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, कुशल बनाना है, तो उनकी शिक्षा पे खर्च करना होगा। और शिक्षा के महत्व को भारत ने आज़ादी के बाद से ही समझा है और शिक्षा पे लगातार भारत सरकार काम कर रही है, क्योंकि एक शिक्षित जनता ही, एक प्रशिक्षित जनता ही देश के विकास में लाभ दे सकता है, देश के विकास में योगदान दे सकता है। जैसे शकल और विलास की कहानी से हम लोगों ने देखा कि शकल ने शिक्षा ग्रहण किया और अपनी स्थिति भी सुधारा और अपने घर परिवार की स्थिति भी सुधारा, और वो टैक्स देता होगा तो उससे सरकार को भी इनकम होता है। जबकि विलास जो कि गरीब था, गरीब रह गया, वो टैक्स क्या देगा, बेचारा खुद सरकारी सहायता का मोहताज हो गया। तो इस प्रकार शिक्षा कितना ज़रूरी है। शिक्षा लोगों को एक जिम्मेवार नागरिक बनाता है, एक सशक्त नागरिक बनाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है। तो भारत सरकार जहां 1951 ईस्वी में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी, तो उस समय अपने जीडीपी का मात्र 0.64% खर्च करती थी शिक्षा पर, जो कि अभी यह बढ़कर के 3% से अधिक है। तो हम लोग 3% अपने जीडीपी का, अर्थात साल भर में जो कुल इनकम होता है उसका शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। तो ये 3% बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे देश इससे भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, 10-11% खर्च करने वाले भी देश हैं। और अमाउंट भी कहा जाए तो भारत से बहुत ज़्यादा अमाउंट पश्चिमी देश अपनी शिक्षा पे खर्च करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने शिक्षा पर अपने कहाँ 0.64 से 3% ले गया है। और जब 0.64% था तो उस समय हमारी जीडीपी भी बहुत कम थी। आज हमारा जीडीपी अधिक है तो ये अमाउंट भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट भी मिला है। आज़ादी के समय हमारी साक्षरता दर 1951 में 18% थी और 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा जो लिटरेसी रेट है वह 74% है। तो 18% से हम लोगों ने 74% का सफ़र तय किया है। लेकिन इसमें एक कमी यह है कि अभी भी महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में काफ़ी गैप है। ये 74% में 82% पुरुष साक्षर हैं और 65% लगभग महिला साक्षर हैं। दोनों के परसेंटेज का अंतर लगभग 16% है, अर्थात महिलाएं पुरुषों से 16% कम साक्षर उनकी संख्या है। तो महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर को पाटने की ज़रूरत है। फिर है, भारत ने 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की पहल की है और इस पहल को पूरा करने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे, हमारे झारखंड में भी है कि प्रत्येक किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल और 7 किलोमीटर में एक +2 विद्यालय की स्थापना की गई है। और गांव के प्रतिभावान छात्रों के लिए देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, जहां प्रतियोगिता के आधार पर गरीब बच्चों को छांट करके नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है। गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए हर प्रखंड में एक कस्तूरबा विद्यालय है। और अपनी शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए, रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए, रोजगार देने वाले बनाने के लिए
हाई स्कूलों में, +2 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे वोकेशनल कोर्स लेते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की संख्या भी आज़ादी के बाद बहुत बढ़ी है। आज़ादी के समय जहां हमारे यूनिवर्सिटियों की संख्या 30 थी, आज हमारे देश में 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। कॉलेजों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार काफ़ी सचेत है और लगातार प्रयास कर रही है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक और अड़चन आती है, वो ड्रॉप आउट का। बहुत सारे गरीब बच्चे प्राथमिक शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उन पर परिवार का बोझ आ जाता है, परिवार का दायित्व आ जाता है और परिवार के खर्चों को चलाने के लिए वो पढ़ाई छोड़ करके काम में लग जाते हैं। तो ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए भारत सरकार कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें स्कूल चले अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं। सेतु पाठ्यक्रम में मतलब छुट्टी हुई पढ़ाई को वो फिर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। फिर बहुत सारे लोग जो कम ही उम्र में काम करने लगते हैं लेकिन वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, इसके लिए डिस्टेंस कोर्स की शुरुआत की गई है। दूरस्थ शिक्षा अर्थात पत्राचार के द्वारा शिक्षा। जैसे इग्नू का नाम तो सब कोई जानते हैं कि इग्नू में आपको कोर्स मटेरियल भेज दिया जाएगा, सिलेबस का सारा मटेरियल भेज देगा, आपको जाकर के केवल एग्ज़ाम देना है। तो दूरस्थ शिक्षा भी किया गया है। बच्चे बहुत सारे बहुत गरीब होते हैं, उनको पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी वो अपने विद्यालय को छोड़ देते हैं, उनके शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसलिए भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बड़ी योजना चलाई है, बहुत ही सराहनीय योजना चलाई है जो सबको मालूम है। वो है MDM, मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन, कि अब दोपहर में सभी बच्चों को भोजन दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी सरकार नई शिक्षा नीति में यह भी बात आई है, 2020 का जो नई शिक्षा नीति आया है, इसमें न केवल मध्याह्न भोजन बल्कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, अर्थात जलपान भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए हमारी भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें सतत प्रयत्नशील है। भले ही बहुत बड़ा देश है और हमारे प्रयास थोड़ा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण कभी कभी नगण्य प्रतीत होता है, लेकिन हम लोग शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। मानव पूंजी के निर्माण के लिए जिस प्रकार शिक्षा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की भी ज़रूरत होती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए भी स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करके, स्वास्थ्य में पैसे निवेश कर करके भारत सरकार अपने लोगों का जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर सुधारने के लिए सतत प्रयत्नशील है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। 1951 ईस्वी में जहां हमारे देश में हॉस्पिटल की संख्या काफ़ी कम थी, 725 थी, आज यह 1,75,277 हो गया है। तो इस प्रकार हमारे हॉस्पिटल्स की संख्या में भी काफ़ी सुधार हुआ है, बेड की संख्या में भी काफ़ी सुधार हुआ है, डॉक्टर की संख्या में, नर्सिंग स्टाफ की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुआ है और इसके रिजल्ट भी हम लोगों को देखने के लिए मिला है। जीवन प्रत्याशा दर जिसे कहते हैं, आप समझना हो कि जीवन प्रत्याशा दर क्या है। जीवन प्रत्याशा दर का मतलब है औसत आयु, कि किसी भी देश की औसत आयु क्या है। तो हमारे देश के लोग जितना दिन तक जीते हैं और उसमें जितने लोग हैं उसको डिवाइड करके ये जीवन प्रत्याशा दर, एवरेज आयु जो है वो निकाली जाती है। तो हमारे एवरेज आयु में भी काफ़ी विकास हुआ है। आज़ादी के समय जहाँ पर यह 32 वर्ष के लगभग था, 2011 की जनगणना में यह 65 वर्ष हो गया है। अर्थात अब भारतीयों के जीने की जो उम्र है, औसत उम्र, वो 65 वर्ष हो गया है। उसी प्रकार जन्म दर में कमी आई है। तो जन्म दर में कमी लाना जरूरी भी था, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। तो जन्म दर में विकास ना हो, इसके लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे कि हमारे देश का जन्म दर को रोका गया है। और जन्म दर को रोका जाना भी एक कामयाबी है। उसी प्रकार मृत्यु दर को भी रोका जाना एक कामयाबी। अब मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर का अर्थ होता है कि प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। तो प्रति 1000 में कितने लोग मरते हैं? तो इस अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ये 7 है।
हम लोग 2021 की जनगणना की बात अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनगणना हो भी नहीं पाया है कोरोना के कारण, तो रिपोर्ट आने की तो बात दूर ही है। तो हमारे जन्म दर में भी कमी आई है, मृत्यु दर में भी कमी आई है, जीवन प्रत्याशा दर बढ़ा है, शिशु मृत्यु दर घटा है। ये सब लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हुआ है। मैं जब ये वर्णन कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य सेवाओं से पूर्णतः संतुष्ट हैं। आज भी दूर दराज के गाँव में MBBS डॉक्टर का मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग तुलना कर रहे हैं 1951 की स्थिति से, तो उस हिसाब से हम लोगों का काफ़ी विकास हुआ है और विकास होना बाकी है। एक हाल फिलहाल में ही बहुत अच्छी योजना जो आई है गरीबों के स्वास्थ्य के लिए, जिसका नाम आप लोग सबको जानते होंगे, आयुष्मान योजना। तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये बात आती है कि वे गरीब लोग, वो BPL कार्डधारी लोग जिनकी आय बहुत कम है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उसके प्रत्येक सदस्य में किसी भी सदस्य का इलाज 5 लाख रुपये तक का फ्री में, मुफ्त में हो सकता है। अर्थात स्वास्थ्य के मामले में लोग निश्चिंत हो सकते हैं और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। बाकी लोग जो सक्षम लोग हैं वो अपना मेडिक्लेम करा सकते हैं, वो स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार स्वास्थ्य पे खर्च करना, अपने देश की गुणवत्ता को सुधारना होता है। बीमार जनसंख्या कभी भी देश के लिए पूंजी नहीं हो सकता है, वो लायबिलिटी बनकर रह जाता है। हमारे देश की एक और प्रॉब्लम है जो मानव पूंजी के निर्माण में घातक है, या कहा जाए कि रुकावट है, और वो समस्या है, बहुत ही विकराल समस्या है, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी का मतलब है कि जो रेट चल रहा है मजदूरी का, उस रेट पर काम करने वाले लोग, जो कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो निर्धारित दर पर अगर उन्हें मजदूरी ना मिले तो उन्हें बेरोजगार कहेंगे। अब 15 से 59 वर्ष के वैसे लोगों को बेरोजगार नहीं कहेंगे जो काम करना ही नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए कि सक्षम परिवारों में, अच्छे परिवारों में 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें बेरोजगार नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग काम करने के इच्छुक हैं और उसे निर्धारित दर में काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार कहलाएंगे। अब एक वर्ड यहाँ पर ये भी आता है, श्रम बल, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स किसे कहते हैं? वर्क फोर्स का अर्थ है किसी देश की जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 59 वर्ष का हो। अर्थात हमारे काम करने वाले लोग 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के होते हैं। 15 वर्ष से नीचे 14 साल के बच्चों से मजदूरी कराना वो बाल मजदूरी कहलाता है, वो संगीन अपराध है। और 60 वर्ष में तो लोग रिटायर्ड ही हो जाते हैं। तो हमारा वर्क फोर्स अगर कहा जाए कि श्रम बल क्या है, किसी देश का श्रम बल, तो हमारी आबादी का वह हिस्सा जो 15 से 59 वर्ष का है, वो हमारा वर्क फोर्स है। अब हमारे देश में बेरोजगारी भी विचित्र तरह की है। बहुत तरह की बेरोजगारी है, जिसमें 2-3 तरह की बेरोजगारी का वर्णन आपकी पुस्तक में दिया है। जिसमें पहला बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के और भी 2-3 नाम हैं, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे आप लोग गांव में देखते हैं कि खेत में किसान के पूरे परिवार लगे होते हैं, 10 परिवार लगे होते हैं, लेकिन अगर उसमें 5 परिवार को हटा भी दिया जाए तो उतना ही उत्पादन होगा जितना कि 10 परिवारों के लगने से होता है। और अगर वो 5 परिवार दूसरे काम करें तो एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है। तो ये 5 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के, छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि जहाँ पर हम लोग कुछ व्यक्ति को हटा भी लें और फिर भी उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश की है शिक्षित बेरोजगारी। कि शिक्षित बेरोजगारी की पढ़े लिखे लोगों को उसके योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। जैसे, और ये बेरोजगारी मैट्रिक पास वाले लोगों को कम है, स्नातक और स्नातकोत्तर अर्थात ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के साथ ज़्यादा है। उन लोगों को सही रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो यह है शिक्षित बेरोजगारी। फिर है मौसमी बेरोजगारी। हमारे देश में विशेष करके गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनको काम रोपाई और कटाई के समय मिलती है, बाकी समय में वो बेरोजगार रहते हैं। उसी प्रकार शहरों में भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जो मौसम पर निर्भर होते हैं। तो किसी खास मौसम में मजदूरों को नौकरी मिलती है, बाकी मौसम में वो बेकार बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी।
तो बेरोजगारी हटाने के उपाय क्या क्या हैं, ये 10th क्लास में बहुत डिटेल में है कि बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में बेरोजगारी को हटाने के लिए अपनाया गया है। जैसे जिसमें सबसे फेमस है नरेगा, जिसे आजकल मनरेगा भी कहते हैं, फूड फॉर वर्क, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। लेकिन इस सब की चर्चा क्लास 9 में नहीं है। हम लोग यही जानेंगे कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और 9 क्लास के पुस्तक में मौसमी बेरोजगारी और उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी और ये गुप्त बेरोजगारी, यही सब प्रश्न आएंगे। और बेरोजगारी जब तक रहेगा तो बेरोजगार लोग न केवल अपने परिवार के लिए बोझ होते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक दायित्व बन जाते हैं, समाज के लिए भी समस्या बन जाते हैं और बेरोजगार युवक हताशा के शिकार हो जाते हैं। तो किसी भी देश की सरकार का ये प्रायोरिटी होता है, प्राथमिकता होता है कि वो अपने पूरे वर्क फोर्स को काम में लगाए, वर्क में लगाए। उससे उस देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। और किसी देश में बेरोजगारी ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था मंदी में चल रही है, सुस्ती में चल रही है। तो अर्थव्यवस्था को सुस्ती से निकालने के लिए, मंदी से निकालने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना प्रत्येक सरकारों का दायित्व होता है। तो इस प्रकार संसाधन के रूप में हम लोग 3 बिंदु पर मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित किए कि अगर किसी देश की जनसंख्या को, किसी देश को आगे बढ़ना है, वहाँ के देश को अगर शक्तिशाली बनना है तो अपने मानवों पर, अपने लोगों पर 3 चीज़ों में उन्हें पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा। उसमें एक है शिक्षा पर, दूसरा है स्वास्थ्य पर और तीसरा है रोजगार पर। अगर किसी देश की जनता को पर्याप्त शिक्षा मिल जाती है, उनके स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाती है और उन्हें रोजगार मिल जाता है तो उस देश को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने अपना दूसरा चैप्टर आज एक ही वीडियो में समाप्त किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं इस चैनल के बारे में। हमारे चैनल का नाम है सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी और आप अपना कमेंट भी लिखें। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।